नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। 26 और 27 में वीडियो री एग्ज़ाम जो कि 2018 में पेपर हुआ था उसकी पुनः परीक्षा लगाई गई है। तो अब समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनका अवलोकन किया जाए। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं कि 22 और 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था। तो आज हम सब लोग कि 22 दिसंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि किस पैटर्न में और किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों से पूछे गए थे। तो आज हम सब लोग हिंदी विषय के जो हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भैया कि एक ये आपका पैसेज दिया है, पैसेज में पूछा गया है, क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए और गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, क्या पूछा है, शीर्षक इसमें पूछा। तो पूरे को पढ़ेंगे फिर वहां पर देखेंगे कि कौन सा इसमें शीर्षक है। ऑप्शन उत्साह, घमंड, जोश और वीरता दिया हुआ देखेंगे भैया। तो उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकार उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। यही उत्साह, देखो उत्साह शब्द का कई बार ये उल्लेख कर रहा है। उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है कि अकर्तव्य कर्मों की उसकी होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता है। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के लिए निमित्त साहस, तो साहस को भी हम भैया उत्साह ही समझेंगे। ठीक है, कि जो उमंग देखी जाती है उसमें सौंदर्य के परे पीड़ित डकैती आदि कर्मों का फिर साहस कभी नहीं पहुंच सकता है। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह, साहस, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि यहाँ तक पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें उत्साह और साहस के बारे में बताया गया। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर हो जाएगा आपका ये उत्साह। ठीक है, अब अगला देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। क्या लिखा है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। ठीक है, शिशु को कहाँ पर छोड़कर आई थी। ठीक है, अब ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि कुंती और किसकी क्या कहानी है। देखिए भैया पहला पैसेज क्या लिखा है पढ़ेंगे। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी, इसका सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आ नहीं सकते, तो वैसे सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे फिर उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये तो पता चलेगा कि उसमें उत्तर क्या ढूंढना है। वैसे आप क्या करेंगे कि पहले पूरा पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका पैसेज पढ़ेंगे, फिर बाद में उत्तर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर देना है। तो देखो कहाँ पर भैया छोड़ के आएगी, पहली ही लाइन में मिल गया है तो नदी में। ठीक है, अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। ये कोई मंजूषा है, उसको कौन लेकर जा रहा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वो नदी में छोड़कर आई थी। अगला देखेंगे आगे, वह नदी चंबल में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर ये यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ भी वह यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी से मिल जाती हैं। अब फिर लिखा, अतः अब मंजूषा, देखो यहाँ पर आ रहा, अतः अब मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ कोई मल्लाह न था, ना पथ प्रदर्शक था, भाग्य उसे लेकर आया था। पूछ रहा है कि मंजूषा को कौन लेकर आया था। तो भैया यहाँ पर देखेंगे कि मंजूषा को कौन लेकर आया था। तो मंजूषा को लेकर आया था उसका भाग्य। यहाँ पर भाग्य ऑप्शन को टिक कर देंगे। सिंपल है, आराम से पढ़ते रहेंगे और उसको सॉल्व भी करते रहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। इसमें सीक्वेंस में भी रखा है कि मतलब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे उसका उत्तर निकलेगा। क्या लिखा है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो अब देखेंगे मंजूषा भाग्य लेकर आया था। आगे पढ़ लेंगे यहाँ से, काशीपुरी पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा नदी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर अंग देश की सीमा पर पहुंची, मानो उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान के लिए आए थे। तो चंपा नगरी के राजा अधिरथ गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है, तो किसके साथ आए थे भैया, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो भैया आए थे और उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी यानी कि जानवी की लहरों के साथ क्रीड़ा, जानवी मतलब गंगा जी होता है, और लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। तो अंत में उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि यह मंजूषा बहती जा रही है, उसे
पकड़ लाओ। तो किसको लाने की आज्ञा दी थी भैया? किसको लाने की? तो मंजूषा को लाने की। किसको भैया? तो मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। ठीक, अगला देखेंगे कौन सा है, पांचवा क्वेश्चन। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो भैया यहाँ पर देखो, राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ गंगा स्नान करने आए थे। किसके साथ आए थे? राधा और अपने सेवकों के साथ। ठीक है भैया, इसमें भी पहला हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन छठा। अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों यानी कि कई सारी कॉपियों में भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कोई एक विभाग है जो कई सारी प्रेषितियां भेजी जाती हैं तो उसको परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक दिए गए कार्य को याद दिलाने के लिए होता है। पहला अनुस्मारक जो है 30 दिनों के बाद जारी किया जाता है, पहले पत्र भेजने के 30 दिनों के बाद, और इस अनुस्मारक को पुनः याद कराने के लिए 10 दिन के बाद भेजा जाता है। ठीक है, आदेश तो जानते हैं, अधिसूचना भी जानते हैं, गजट में जो विज्ञप्ति प्रकाशित होती है उसे कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे भैया क्वेश्चन, फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? अब जो अधिकारी है तो सरकारी है और व्यक्तिगत है तो अर्धा है, तो यानी कि अर्ध सरकारी हो जाएगा। समझ गए भैया? सरकारी है, शासक है, मतलब जो अधिकारी है तो सरकारी है, लेकिन जो व्यक्तिगत उसमें जुड़ गया तो ये हो जाएगा अर्ध सरकारी। और कार्यालय पत्र कार्यालय में जारी करे जाते हैं, शासकीय पत्र शासनादेश वगैरह, टिप्पणी तो आप जानते ही हैं। अगला देखेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, देखिएगा ये एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अवनिवेदित में क्या लिखा जाता है? तो आप लोग जब पत्र लिखते थे कि भैया 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, फिर उसमें नीचे क्या लिखते थे? आज्ञा में, हाँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप अपना नाम लिखते थे, तो यही तो लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, हाँ, अगला है आपका 9वां क्वेश्चन, 9वें नंबर का देखेंगे। हाँ, संक्षेपण मूल पाठ के कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो 1/3 होता है। कितना होता है भैया? ये 1/3। 1/3 संक्षेपण हमेशा कितना लिखना चाहिए? तो 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियां तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन होती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो ह्रस्व होते हैं, एक तो आपके कैसे होते हैं भैया? ह्रस्व, और दूसरे होते हैं दीर्घ। तो ह्रस्व का मतलब होगा जैसे छोटा, छोटी, छोटा ओ, और आपका ऋषि वाला री, ये आता है ह्रस्व, मूल स्वर इनको बोलते हैं। और जितने बचते हैं आपके, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा, ओ, ए, ऐ, ओ, आओ, ये सब किस में आ जाते हैं? तो दीर्घ में। तो मुख्यतः देखेंगे, पूछा है कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2। कितने प्रकार के? 2। एक तो ह्रस्व होंगे, दूसरे दीर्घ। क्योंकि छंद में आप जब वहां पर गिनते हैं तभी देखा होगा कि सिर्फ एक ऐसे लिखते हैं और 2 के लिए ये प्रतीक रहता है। तो आप जान गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व होता है, दूसरा भैया दीर्घ होता है। अगला देखेंगे, अगला लिखा है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे मान लो ये आपकी जीभ है, जीभ, तो जीभ में कुछ ये अग्र भाग होगा, कुछ ये मध्य भाग रहेगा, कुछ ये पश्च भाग रहेगा। तो 3 भाग हो जाएंगे, अग्र, मध्य और पश्च हो जाएंगे। तो अग्र जिसे 34 नवासी रहता है तो ई आपका, और ए और ए, ये आता है अग्र भाग में, अग्र भाग में रहता है। ठीक है, और जो मध्य भाग में आता है तो वो आपका होता है छोटा आ। छोटा आ क्या होता है? मध्य भाग में रहता है। बाकी शेष जो बचते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? तो पश्च भाग में। तो कुल मिला के जो है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन से हैं, सिर्फ इतना पूछा है कि कितने होते हैं। अगला देखिएगा भैया, हाँ, अगला देखिएगा 13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो अब शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, आसानी से पता चलेगा। जैसे दया, दया की जाती है, माया होती है, भाषा होती है, आभार होता है। ठीक है, तो ये आभार आपका हो जाएगा। ठीक, अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा शब्द है देखेंगे इसमें। तो सेना क्या प्रस्थान करती है? सेना भाई युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करती है, तो सेना क्या हो जाएगी? सेना आपकी हो जाएगी, सेना आपकी हो जाएगी स्त्रीलिंग। क्षमा भी होती है स्त्रीलिंग, आशा भी होती है, और कष्ट होता है। बोलते ना कि मुझे बहुत कष्ट है। ठीक है, तो कष्ट होता है ना कि कष्ट होती है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कई सारे शब्द पूछे गए हैं, देख रहे हैं आप लोग, और वर्णमाला से भी कई क्वेश्चन पूछे गए। तो वर्णमाला और जो ये लिंग, वचन, कारक और लिंग, यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी देख रहे हैं कि बन रहे हैं। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग का मतलब जिसे स्त्री जाति का बोध हो। 2 ही शब्द होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग, दूसरे
पुल्लिंग होते हैं। तो देखो विवाद होता है, रूप होता है, सार होता है, आय होता है कि होती है, तो आय होती है, ठीक है। तो आय क्या हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखेंगे, आगे निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें स्त्रीलिंग फिर आपसे पूछ लिया है, तो आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग में जैसे पत्ता क्या है, पत्ता उड़ता है, ग्रह होता है, चंदन होता है, सभा होता है, क्या सभा होती है। तो सभा क्या है यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है। सभा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक। अगला देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है, बेसिक सा क्वेश्चन है। संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की हो जाएगी। कौन कौन सी संधि होती है, तो एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। कौन सी भैया, तो ये विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद हैं, 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला देखेंगे, सदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सदानंद का क्या होगा, सत धन आनंद। क्या होता है भैया, सत धन आनंद। और किसका उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण होता है सदानंद, सत धन आनंद हो जाएगा। अगला देखिएगा, लिखा है पुस्तकालय में कौन, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, ठीक है। तो पुस्तक धन आलय, इसका विच्छेद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी शब्द है उसको विच्छेद करेंगे तो भी आसानी से आप पता कर पाएंगे। ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं। पुस्तक धन आलय, आलय यहाँ पर आ है, यहाँ पर छोटा है, छोटा है, और ये बड़ा है। तो छोटा बड़ा मतलब समान स्वर वर्ण है, और समान स्वर वर्ण किसमें होते हैं, तो दीर्घ संधि में। तो किसका उदाहरण ये हो जाएंगे आपके, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका भैया, तो दीर्घ संधि का, ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा सा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा व्याख्या नहीं दे रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आपका, क्योंकि एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आप जितने पेपर हुए उनको अच्छे से देख लें, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर देखना है भैया, अभ्युदय लिखा हुआ है, इसमें क्या पूछा है कि संधि कौन सी, अभ्युदय में कौन सी संधि है। तो देखिएगा यहाँ पर ई है, ई के बाद में कोई असमान स्वर वर्ण आ, जैसे ई था, उ था, और री, ई उ, और आपका ये ऋषि वाला री। इसके बाद कोई असमान स्वर वर्ण आ जाएगा, तो ई का या में, उ का वा में, री का रा में परिवर्तित हो जाता है। कौन सी संधि है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण। किसका भैया, यड़ संधि का। अब देखो इसका विच्छेद है, इसको हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको। अभिधन उदय, यहाँ पर ई है, तो ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, या में भाधा हो जाएगा, ऊ की मात्रा लग जाएगी, और उदय। देखो यहाँ पर कहाँ लिखा है, अभ्युदय पहले ऑप्शन में लिखा है, तो इसी कारण ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, यथा संभव में कौन सा समास है। तो यथा कैसा शब्द है, यथा शब्द कैसा है, अव्यय शब्द है। तो यथा में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर में कौन सा समास है, तो इसको जरा सा देखते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि एक होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय में विशेषण और विशेष होता है। इसमें परम क्या है, परम आपका होता है विशेषण। क्या है भैया, विशेषण। ईश्वर क्या होता है, ईश्वर आपका होता है विशेष। तो पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा भैया, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अध्यक्ष, ठीक है। इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि अभी नहीं होता है इसमें, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है भैया। इसमें अभी नहीं है, अध नहीं है, अध नहीं है, अति नहीं होता है, अधि होता है। क्या होता है, अधि धन अक्ष, अधि धन अक्ष। इसमें देखो ई है, ई का परिवर्तन या में हो जाएगा इस तरीके से, तो धा आधा रहेगा, ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, आ की मात्रा इसको पूरा कर देगी, ये अध्यक्ष ऐसे। तो ये तो ऐसे लिखा है, लेकिन अध यहाँ पर तो है नहीं कहीं पे, तो इस कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। संग्राम में सम धन ग्राम होता है, तो सम हो जाएगा आपका। कौन सा होगा संग्राम में भैया, ये सम हो जाएगा। अगला देखेंगे, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ये ध्यान देना है आपको कि क्या पूछ रहा है। सावधानी में तो क्या बोलते हैं, सावधान धन ई, भाई दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए। तो सावधान ऐसे लिखेंगे, क्या जैसे नी हटा देंगे तो सावधा हो जाएगा। सावधा कभी पढ़ा है आपने कि सावधा मतलब क्या होता है, सावधान होता है। सावधान में ई प्रत्यय रहता है, तभी ये सावधानी हो जाता है। तो सावधान में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, ठीक है। हिंदी में बस ध्यान यही रखना है कि बस दोनों शब्द क्या हो, सार्थक हो। तत्सम तद्भव देशज विशेषण जो भी रहता है, संधि विच्छेद करें, समास विग्रह करें, दोनों पद क्या हो, आपके सार्थक हो। अगला देखो, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय रहता है। फिर क्या पूछा है आपसे, प्रत्यय पूछा है। क्या पूछा भैया, तो प्रत्यय। तो जिंद बोलते हैं ना, जिंद धन गी हो जाता है। क्या प्रत्यय रहेगा, तो ये जिंदगी आपका रहेगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको तत्सम बोलते हैं।
तो तत्सम में देखो भैया ये प्रिय लग रहा है हमें, क्या है, प्रिय। देखिएगा जरा यहाँ पर, तो प्रिय होता है तत्सम। ये पिया का होता है प्रिया, और चार का होता है चत्वार, मोर का मयूर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन इसमें तत्सम देखेंगे ओवरऑल तो कौन सा है, तो इसमें भैया तत्सम आपका होता है प्रिय। वैसे भी हम आपको एक थोड़ा सा बता दें, यदि आपको तत्सम देखना है, ठीक है, एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों को बताने का। देखो भैया यदि हमको तत्सम देखना है तो तत्सम को देखने के लिए हमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। देखो तत्सम, तत्सम यदि पता करना है तो पहला देखेंगे यदि क्या उसमें अनुस्वार है, क्या उसमें कोई संयुक्त अक्षर है, छात्र ज्ञा श्रा, या फिर क्या उसमें ऋषि वाला मूर्धन्य वाला शाह है, या फिर ऋषि वाला री है, या फिर तालब शाह है। यदि इस प्रकार के कोई वर्ण आ रहे हैं या वह संयुक्त हो रहा है, संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों के योग से यदि बन रहा है, जैसे इसमें आप देखोगे तो संयुक्त अक्षर भी यहां पर लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा सा संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर देखेंगे यहाँ पर संयुक्त अक्षर किसमें है, सिर्फ और सिर्फ प्रिय में ही संयुक्त अक्षर है। इस कारण से यदि इन सब चीजों का प्रयोग हुआ, इन सब वर्णों का प्रयोग हो रहा है उन्होंने, और संयुक्त अक्षर का प्रयोग है, तो भी क्या होता है, वो तत्सम ही होता है। ये 90% बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। और तद्भव अगर जो देखना हो तो तद्भव में क्या होता है, ये अडा होता है, ये अढ़ा होता है, ठीक है, और आपका खा होता है, और आपका ये सा होता है, यदि और ये छा होता है, छा से छतरी वाला, ठीक, ये सब आ जाएंगे, ये तद्भव रहते हैं अधिकतर, ठीक है। वर्ण ही तत्सम तद्भव होते हैं। और तत्सम शब्द स्वयं में भी जो तद्भव शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द स्वयं में तत्सम होता है, ठीक है भैया। आगे देखो, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इसमें देखो तत्सम कौन सा नहीं है तो आपको बताना है। इसमें देखो वचन होता है। अब देखो भैया अभी हमने आपको बताया था यदि कोई क्या है और संयुक्त अक्षर है तो तत्सम होने की उसकी गारंटी बढ़ जाती है थोड़ा सा। तो ये भी क्या है, देखो श्लाका संयुक्त है, तिक्त में भी है, वचन तो आप जानते होंगे। तो चार क्या है, ये आपका तत्सम नहीं है, क्या है, तद्भव। यही पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो क्या है, तद्भव है। तो चार आपका होता है, इसका होता है चत्वार, चत्वार होता है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ अगला देखिएगा भैया, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज का मतलब होता है ऐसे शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं और हमारी हिंदी भाषा के नहीं है। तो देखो भैया यहाँ पर थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं। देखो जूता है और तेंदुआ, ये दोनों शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं। जूता है, खिड़की है, ये शब्द क्या है, देशज है। नौ शब्द जानते होंगे, तो नौ संस्कृत का एक तत्सम शब्द होता है। और रिक्शा जो शब्द है ये जापानी भाषा का है, किसका भैया, जापानी भाषा का। अतः ये क्या है आपका विदेशज शब्द है। यही पूछा है कि इनमें से कौन सा विदेशज शब्द है, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, गाय कौन सी संज्ञा है, बताओ भैया गाय कौन सी संज्ञा है। यदि रामू की गाय होती तो व्यक्तिगत हो जाती बात, गाय है तो एक जातिगत बात है, तो गाय क्या है, जातिवाचक संज्ञा होती है। गाय कैसी भैया, तो एक जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसे हमें भाव पता चले। बताओ भाई दिल्ली से कोई भाव पता चलेगा क्या, लड़के से कोई भाव पता चलेगा क्या, बीमारी से, सॉरी मोहन से नहीं, बीमारी एक है जिससे भाव पता चलते हैं। बीमारी को छू सकते हैं क्या, ये भी है कि भाव को आप स्पर्श नहीं कर सकते, तो ये भाववाचक हो जाएगी, ठीक है। अगला देखेंगे भैया, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, कुल कितने सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, बहुत ध्यान देना इसमें। तो सर्वनामों की संख्या होती है 11 और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो होते हैं भैया 6। कौन कौन से, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है सर्वनाम के कितने सर्वनाम होते हैं, तो ये भैया 11 होते हैं, ठीक है। मैं, हम, तुम, आप, ये क्या होते हैं, सर्वनाम है, उनकी संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। सर्वनाम की कुल कितने भेद है, देखो पिछला क्वेश्चन पूछा है सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो भैया आपके होते हैं 6। अभी बताया था हमने कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। सर्वनाम होते कितने हैं, तो 11 होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर्वनाम कितने हैं, भेद कितने हैं। भेद 6 होते हैं और सर्वनामों की संख्या 11 है। कैसे, मैं, हम, आप, तुम, यह, वह, ये सर्वनाम होते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, तो बताइए भैया विशेषण बताना है। विशेषण आप जानते होंगे 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनाम विशेषण। यहाँ पर चारों लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है। पर्वतीय शब्द है तो क्या बोलेंगे, जैसे किसी की तुलना करते हैं तो बोलते हैं ना कि मिर्च के समान तीखा है, पर्वतीय है, पर्वत के समान ऊंचा है, तो क्या है, गुणवाचक हो जाएगा। क्या है भैया, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। आराम से करेंगे, बहुत अच्छा पेपर था। देखो ऐसे ही आएगा तो बहुत अच्छा आप लोगों का आशा करते हैं पेपर होगा, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर था। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपसे विशेषण पूछा है।
विशेषण पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है, विशेषण यदि पता कर रहे हैं तो उससे पहले विशेष लगाने का प्रयास करेंगे। विशेष मतलब संज्ञा और सर्वनाम लगाएंगे तो वहां पर पता चलेगा। देखो आगरा क्या विशेषण होता है, आगरा से पहले कोई विशेषण नहीं लगा सकते, आप जानते हो। आगरा क्या है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। कुछ है ये भी नहीं होगा, लिखना तो क्रिया होती। चमकीला, अब देखो क्या है, यह पेन या यह कलम चमकीला है, तो कलम विशेष हो गया, चमकीला उसमें आसानी से लग जाएगा, ठीक है। चमकीला पत्थर, ठीक है। चमकीली कोई वस्तु, तो चमकीला शब्द क्या है, विशेषण। विशेषण पता करने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि विशेषण पूछे तो विशेष लगाना है, विशेष पूछेगा तो उसके पीछे विशेषण लगाना होता है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताओ भैया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे भाई, विशेषता बताएगा तो विशेषण ही होगा, है ना। तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भैया, विशेषण। विशेषण की परिभाषा भी ये होती है, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अच्छा राम देखो सो रहा है, अब राम सो रहा है, ठीक है, तो कोई कर्म तो है ही नहीं। सोना है, रोना है, चलना है, ये सब क्या है, आकर्मक क्रिया होती है, तो आकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम सो रहा है तो भाई सोने दो, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। और क्रिया कौन सी है, तो आकर्मक क्रिया है। वह लगातार, वह क्या लिखा है, वह एक सप्ताह बाद आया है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, ठीक है। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो भैया क्रिया विशेषण होंगे। अब यहाँ पर क्रिया बता दो कि कौन सी है, तो आना होती है ना क्रिया, आया गया खाया पिया, तो क्या हो जाता है, आना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है। बाद, तो बाद क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण कहा गया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, अभी पूछा था कि सेना जो शब्द है भैया बताना था उसमें कि कौन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। यहाँ पर पूछा है कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। मान लो जैसे कोई भी व्यक्ति उसको पता नहीं है सेना पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो आगे बढ़ जाता और 39 नंबर क्वेश्चन देखता तो उसको पता चलता सेना यहाँ पर स्त्रीलिंग इन्होंने खुद बता रखी, आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंध कारक, ठीक है। तो संबंध कारक का मतलब होता है ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया अथवा सर्वनाम, क्रिया अथवा क्या बोलते हैं विशेष के संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो वाक्य को क्रिया से जोड़ने का कार्य कर रहा है। देखो सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, कहां बढ़ी भैया, आगे, तो बढ़ने यानी कि क्रिया को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, से नहीं जोड़ रहा है, आगे जोड़ रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं संबंधवाचक शब्द, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है। समुच्चय बोधक तो जानते हो समानाधिकरण व्याधिकरण होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर उसमें बढ़ जाते हैं, कई प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। तो जो समुच्चय बोधक शब्द का कौन सा है इसमें, तो भैया जो शब्दों को जोड़ रहा हो, वह आया और मैं गया, कौन गया, तो और मैं गया, तो और क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, आए अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। जब आप दुख में हो, घृणा में हो, ईर्ष्या में हो, क्रोध में हो, तो विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने कहा कि हाय और विस्मयादि बोधक चिन्ह आप बता दो हमको क्या होता है, तो ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, किस पद में लगा है, तो हाय में लगा हुआ है, तो हाय क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सब उसी में दिया हुआ है, ज्यादातर बस कंफ्यूज करने की कोशिश रहती है एग्जामिनर की, ठीक है। यहाँ पर देखिए भैया कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची, सेना से बड़ा लगाव रहा है इस पेपर में, देख रहे हैं कि लिंग पूछा है, फिर वहां पर पूछा है संबंध कारक, तो भी उसी सेना से रिलेटेड उन्होंने वाक्य रखा है। और यहाँ पर पूछा है अनीक का पर्यायवाची कौन है, तो अनीक का पर्यायवाची होता है भैया सेना। अगला देखिएगा, अब है ये जैसे कपड़ा लिखा हुआ है, पूछा है कि कपड़ा का पर्यायवाची क्या है। कपड़ा आप लोग जानते हो, वस्त्र भी बोलते हैं, दुकुल चेर पट वसन, तो वसन आ गया ना, तो वसन हो जाएगा। कपड़े का क्या होता है पर्यायवाची, वसन होता है, बहुत सिंपल से पर्यायवाची पूछे, ठीक है। अगला देखिएगा भैया, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है। अब देखो आकाश का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा भैया, आकाश का पाताल, यदि पृथ्वी का तो आकाश हो जाएगा, ठीक है। तो आकाश का पाताल हो गया, आकाश का पाताल हो गया। अगला देखेंगे, हाँ देखो नष्ट पूछ दिया, पृथ्वी का विलोम, तो पृथ्वी का क्या होगा, अभी क्या बताया था, आकाश का पाताल और पृथ्वी का बोलो आकाश हो जाएगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखना है, पृथ्वी का विलोम होता है आकाश, ठीक है, पृथ्वी का आकाश होता है। यदि आकाश का पूछे आपसे तो आकाश का भैया पाताल लगाना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी, ये नहीं कि आकाश का पृथ्वी, पृथ्वी का आकाश, ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी का आकाश होगा और आकाश का
कुल मिला के बहुत ज्यादा नीचे चले जाओ, बहुत ज्यादा विपरीत हो जाए, भैया आकाश का विलोम क्या होगा? आप आकाश में आप पृथ्वी से भी नीचे तो जा सकते हैं, पाताल, तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। अब हम आपसे पूछें कि भैया बताइएगा कि जो पृथ्वी है इसका विलोम क्या होगा? तो पृथ्वी का विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी का विलोम भैया आकाश होगा। अब आकाश से ऊपर कहां चले जाओगे बताओ, है कि नहीं? और अगर जो पूछे पाताल का, तो पाताल का भी आकाश हो जाएगा, है ना? ये बात समझ लो बस, आकाश का पाताल, पाताल का आकाश और पृथ्वी का आकाश। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक, देखिएगा अगला लिखा है अभय और उभय। बोलते हैं वो अभय प्राणी है। अभय मतलब मतलब बिना भय, मतलब भय का, निडर हो, और उभय मतलब दोनों हो, निर्भय और दोनों। कहां पर लिखा हुआ है? देखो पहले ए ऑप्शन, निर्भय और दोनों, अभय और उभय इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, अली और अली। बहुत पूछा जाता है ये, अली मतलब क्या होता है और अली मतलब क्या होता है? अली मतलब क्या होता है बताइए भैया? तो अली मतलब होता है भंवरा और अली मतलब होती है सखी। तो भंवरा और सखी देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इस बार भी ऐसे ही आएंगे, भगवान चाहेंगे आप सब लोगों का कल्याण होगा। ठीक है, लिखिएगा उपसर्ग वह शब्दांश है जो। अब उपसर्ग, उप मतलब क्या होता है? पहले, सर्ग मतलब पद, ऐसा है जो पहले आ जाए। तो किसी वाक्य में पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, किसी शब्द के बाद में, गलत बात, क्योंकि इन्होंने उप लिख रखा है, तो उप का मतलब पहले ही होता है। किसी शब्द के मध्य में तो कोई बात ही नहीं है। किसी शब्द के आगे, ये बात सही है, किसी शब्द के आगे जुड़ रहा है तो वो क्या हो जाता है? बोलो भैया वो क्या होगा? वो होता है उपसर्ग। अगला देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें देखिएगा, यदि आपको हिंदी लिखनी है तो हिंदी में आपको ये ध्यान रखना है, आधा आधा बहुत कम लिखना है, सीधा सीधा लिखना है। 32, 46, 48, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पूछा 46 का ही पूछा उन्होंने, तो 46 आपने कभी नहीं देखा होगा, 46 भी नहीं देखा होगा। 46 ये हम लोग बोलते हैं लेकिन अशुद्ध होता क्या है? 46। क्या होता है भैया? 46। ए ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। कैसा शब्द बताना है? शुद्ध। ठीक है, देखिए भैया, अब उज्ज्वलन लिखा है, उज्ज्वल लिखा है, उज्ज्वल, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो उज्ज्वल तो आप जानते हो कैसे लिखा जाता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल तो ऐसे लिखते हैं, बस उसमें ना लग गया, उज्ज्वलन हो जाएगा। ये कहां पर लिखा हुआ? ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये वाला आपका हो जाएगा उज्ज्वलन। ठीक है, ये आपके सारे 50 के 50 हिंदी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो ये हमने आज आपको फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि 12 दिसंबर 2018 का प्रथम पाली का हिंदी का पेपर हमने सॉल्व कराया। अब आगे आने वाले किसी दिन हम हिंदी का ये जो सेकंड पेपर वो भी अतिशीघ्र आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको क्या करना है कि जो पिछले पुराने जो पेपर हैं उनको देखना है, उनका ऑब्जर्वेशन करना है, और देखना यह है कि कहाँ से वो ज्यादा। अभी हमने देखा कि यहाँ से लिंग से कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, सेना में भी बहुत ज्यादा जटिल नहीं पूछ रहा है कि आप बहुत कठिन पता चला पढ़ने जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, और वो पूछना ही नहीं है। ठीक है, हिंदी को बड़ा नॉर्मल वे में पढ़ना है, बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे। और इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन दिए, बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत कठिन पढ़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं। आप देख ही रहे हो कि कौन से प्रश्न आते हैं, लेवल कैसा रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा सार्थक रहेगा, और आप लोग ऐसा ये जो शिखर कंपटीशन क्लासेस चैनल है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अतिशीघ्र दूसरे पेपर जो क्या था 22-12 द्वितीय पाली के अतिशीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।